नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और ये बात हम कर रहे हैं प्रारब्ध और दद्दा की खरी-खोटी दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे। दर्शकों, आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदेव जी निकल गए मेरे से, रामदास जी से। रामदास जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हो, जय श्री राम। जय, जय सिया जय राम। श्री राम। जी, दर्शकों एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। बहुत तैयारी के साथ किसान आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन एक बच्चे के साथ दुखद घटना हो जाने के कारण उसके सर पर कोई चोट लग गई और उसके बाद उसकी दुखद मौत भी हो गई। तो उस समय बड़ा द्रवित होके जो किसान जत्थेबंदियां थी, उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद पिछले 6 दिनों से ये आंदोलन स्थगित था और 29 तारीख की मियाद थी कि 29 तारीख के बाद फिर से मामला रिफ्रेश होगा। अब ये 6 दिन क्यों? 6 दिन इस वजह से कि जो बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई, उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, क्रेमेशन नहीं हो पा रहा था। क्रेमेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था कि प्रॉपर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी उस घटना पर। अब एफआईआर दर्ज करना था पंजाब में, पंजाब पुलिस के पास। क्या कुछ तकनीकी इसमें दिक्कतें थी और तकनीकी दिक्कतों के साथ अब सो कॉल्ड किसान आंदोलन का फ्यूचर क्या है? क्योंकि 29 तारीख तक की उनकी जो मियाद थी शांत रहने की, तो वो खत्म हो जाती है। अब उसके बाद अशांति का दौर कब आएगा? क्योंकि तैयारी तो लंबी थी। बाबा जी, तो साहब देखिए एफआईआर हो गई, बहन को नौकरी की बात हो गई, 1 करोड़ का मुआवजा भी मिल गया। लेकिन जरा सा आप पहले तफसील एक घटना का ओवरव्यू बता दें कि हुआ क्या है अभी तक इन 6 दिनों में, तो फिर आगे की कुछ तकनीकी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। जी बाबा जी। सर 6 दिन से एक गतिरोध बना हुआ था कि किसान जत्थेबंदियां और उस बच्चे का परिवार ये मांग कर रहा था कि सबसे पहले हरियाणा पुलिस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि मुआवजे और नौकरी की घोषणा तो भगवंत मान साहब ने पहले ही दिन कर दी थी। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घर में परिवार में जो एक छोटी बहन है पढ़ी लिखी, उसको नौकरी। परंतु किसान कह रहे थे कि नहीं, पहले एफआईआर कीजिए। अब हरियाणा पुलिस ने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि घटनास्थल हरियाणा में है, न कि पंजाब में, और एफआईआर दर्ज होनी है हरियाणा पुलिस के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ। उसमें खट्टर साहब भी पार्टी बनेंगे, डीजीपी साहब भी पार्टी बनेंगे हरियाणा पुलिस के। तो अब फोन तो अब सर पुलिस ये कह रही थी कि एफआईआर क्या दर्ज हो, किसके खिलाफ दर्ज हो, घटनास्थल। तो आज जो फैसला हुआ उसमें एक तो 0 एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक तो 0 एफआईआर के बारे में आप ज्यादा जानते हो, तो आप मेरे दर्शकों को बता देंगे कि 0 एफआईआर क्या होती है। और धारा 302 और धारा 114। तो 302 तो चलिए हत्या की धारा होती है, आईपीसी 302। तो सर 0 एफआईआर, जैसा कि आप डिटेल आप ही बताइए कि 0 एफआईआर क्या होती है और ये धारा 114 क्या होती है, जरा आप बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों देखिए, 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि जब कोई अपराध हो, लेकिन जो शिकायती है, वो उस थाने में मौजूद नहीं हो, जहां पर वो अपराध हो रहा हो। जैसे इस केस में हरियाणा में ये क्राइम हुआ, अगर जो शिकायतकर्ता के हिसाब से हरियाणा पुलिस ने उस बच्चे को की हत्या की है, उनके शिकायत के हिसाब से, तो यहां पर घटना हुई हरियाणा में, लेकिन शिकायत दर्ज कराई जा रही है, वो कराई जा रही है पंजाब में। ऐसे में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली में कोई अपराध हुआ हो और शिकायती बंबई पहुंच गया हो और बंबई में जाके एफआईआर कराना चाहता हो तो उसकी एफआईआर दर्ज न की जाए। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एक 0 एफआईआर, उस एफआईआर को 0 एफआईआर कहा जाता है कि शिकायतकर्ता जिस भी थाने में मौजूद हो, देश के किसी भी थाने में, वहां जाकर अपनी शिकायत दे। वो शिकायत वहां की पुलिस 0 एफआईआर के रूप में दर्ज करती है और बाद में उसको तहकीक के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए उस संबंधित थाना जिसके की जुडिक्शन में यह घटना हुई होती है, वहां ट्रांसफर कर दी जाती है। इसको कहते हैं 0 एफआईआर। जी। ये एक जो धारा लगाई है 114, जरा वो बता दीजिए। अच्छा, हाँ, 114 का एफआईआर ये होता है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध है और उस मामले में
वह जो उकसाने वाला व्यक्ति है, जो कि उस घटना या उस अपराध के लिए उकसा रहा है, अगर वो भी उस एरिया में मौजूद नहीं है और ना उसके ऊपर सीधे कोई उसके जुरिडिक्शन में आता है, तो उस पर 114 का आईपीसी लागू होता है कि साहब देखिए ये व्यक्ति उस जगह मौजूद नहीं था, यानी खट्टर साहब, हरियाणा के डीजीपी, संबंधित एसपी, वहां के गृह सचिव, ये सारे लोग उस बॉर्डर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन शिकायतकर्ता के हिसाब से इन्हीं लोगों ने उकसाया है। तो इसलिए जब उन लोगों को आरोपी बनाया जाता है तो वो धारा लगती है 114 आईपीसी की। जी। तो दर्शकों को यह भी जानकारी हो गई कि पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के खिलाफ एक 0 एफआईआर दर्ज की है थाना पातड़ा, जिला संगरूर में। जबकि घटनास्थल हरियाणा पुलिस पहले ही कह चुकी है कि वो जींद जिला है हरियाणा का, जहां पे वो नाका लगाया गया था। तो सब आज जब किसानों की ये एफआईआर करने की मांग मान ली गई, तो अब नाउ दे हैव एग्रीड फॉर अ पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम के लिए एक बोर्ड बना दिया गया और इन कैमरा जो है पोस्टमार्टम होगा। किसान पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि हरियाणा पुलिस ने जो है फायरिंग करके मार दिया। तो और हरियाणा पुलिस का पहले दिन से ये कथन है कि नहीं, हमने कोई फायरिंग नहीं की है, हमारी किसी हमने हमने फायरिंग की ही नहीं है, इसलिए हमारी फायरिंग से मरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्यों मरा है ये तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। अब सब बात ये कि पहली बात कि 6 दिन क्यों लगे 0 एफआईआर कराने में पंजाब पुलिस को 6 दिन क्यों लगे? जब यही 0 एफआईआर ही करनी तो पहले दिन ही करा देते। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आज 29 तारीख, क्या आज चूंकि मार्च को जो स्थगित किया गया था वो 29 तक के लिए ही किया गया था, आज 29 है, तो आज क्या आखिरी दिन का इंतजार कर रही थी पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार? चलिए साहब, ये स्थिति है। बच्ची चूंकि 12वीं पास है, इसलिए 12th पास बच्ची को कांस्टेबल की नौकरी पंजाब पुलिस में ऑफर की गई है। 1 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पे परिवार को दे दिया गया है। अब सवाल ये होता है सर कि आज 29 तारीख है, आज सभी किसान जत्थेबंदियां जो अब तक के इस आंदोलन में शामिल हैं, वो सब अगला निर्णय लेंगी। कल रात का शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की रिपोर्ट ये थी कि 90% लोग और 90% ट्रॉलियां वगैरह जो हैं वो वहां से जा चुकी हैं और सिर्फ थोड़े से गिनती भर, मुट्ठी भर लोग और थोड़े से वहां जमा है। उनसे कुछ पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की कि भैया अब आप लोगों का क्या है, तो उनका तो एक ही, जो वहां पे लोग बैठे हैं उनका तो एक ही कहना है कि ये कर देंगे, वह कर देंगे, फट्टे चक देंगे, और ये क्या है, बॉर्डर तो असी 1 मिनट च पार कर देते हैं, बैरिकेड तो असी 1 मिनट च पट देते हैं, जो हमारे किसान आगू कहेंगे हम तो वो करेंगे। किसान आगू बाकी जत्थेबंदियों से कर रहे हैं कि भैया डल्लेवाल एंड पंधेर साहब, जो दो इस आंदोलन में सिर्फ 2 ही किसान जत्थेबंदियां शामिल थी, बाकी हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की और पंजाब की शामिल नहीं थी। तो उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि सब आप भी शामिल होइए। सब अब आप भी शामिल तो हो जाएंगी। समस्या एक सबसे बड़ी आ गई है सर कि खट्टर साहब के स्टैंड में बिल्कुल भी नरमाई नहीं आई है। उनका रिजॉल्व पहले की तरह है कि बॉर्डर पार नहीं करने दूंगा। तो अभी तक जो है वो रणभेरी, दुदुम्भी, हुंकार, शंख फूंक रहे थे 2 ही जत्थेबंदियां। तो जो तोहमत लगी है अब तक 2 के सिर पे लगी है। अब बाकी भी आ जाती हैं, अगर 36-32 जितनी भी हैं जत्थेबंदियां, तो वो सब भी आके हैं अशांति फैलाएंगी, खट्टर साहब घुसने नहीं देंगे। ये बात भगवंत मान साहब को मालूम है
कि यार देखो, अच्छा सर, घुसने नहीं दिया और बहुत बेरहमी से कुचल दिया आंदोलन को, मारा पीटा, सब कुछ किया, बोरियों में भर के ले गए, इस प्रकार के तमाम आरोप हैं और इसका एविडेंस है। गाड़ियों तोड़ दी, ट्रैक्टरों को नुकसान किया, सारे ट्रैक्टर पंचर कर दिए, ट्रैक्टरों की बैटरियां फोड़ दी, तो सब इसकी तोहमत लग गई है अब भगवंत मान साहब के सिर पे। क्यों? क्योंकि जेसीबी हाइड्रा तो भगवंत मान साहब की पुलिस ने ही रोक ली थी। हरियाणा पुलिस ने पैदल सेना को कूटा है, पैदल सेना पे वो क्या नाम, स्मोक वाले आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बख्तरबंद सेना को तो पंजाब है पुलिस रोक ली थी। एएससी जो होती है, सप्लाई, जो राशन और अम्युनिशन लेके चलती है फौज, उसकी गाड़ियां भी पंजाब पुलिस ने रोक ली। तो किसान जत्थेबंदी आरोप लगा रही हैं कि तुमने हमारी आधी सेना तो पहले ही रोक ली। हाँ, तो गाड़ियां तो रोक ली वहीं पे, और हाँ, तो रोकी नहीं खाना साहब, हमारा उसको जो तो है, बकायदे, हाँ बकायदे हाँ, जब्त कर लिया ना तो मान पैदल साहब, सेना को बेचारी को आगे वहां बिठा दिया, वहां पंजाब हरियाणा पुलिस ने जो है। कूट के धर दिया। तो इस बेइज्जती का सेहरा जो है ना, और बात ये ना सर, बढ़ के आपने बहुत बड़ी बड़ी मार रखी थी, हैं, बढ़ के हम्म। तो इतनी मार रखी थी कि आग कर देंगे, वक कर देंगे, हैं, बॉर्डर नु इतना तोड़ देंगे। तो सर अब वो कहते हैं कि ये सब भगवंत मान के कारण हुआ है। हम्म। अब भगवंत मान जी जो है वो चौबे जी थे, छब्बे बनने चले थे, बन गए हैं दूबे। तो अब उन्होंने किसान जत्थेबंदियों को दबी जुबान में समझाया है कि आ जाओ, अब कोई फायदा नहीं है, खट्टर बहुत पीटेगा। अच्छा हम्म। सर, खट्टर को पीटने में फायदा हो रहा है। सर देखिए, ये है पॉलिटिकल गेम, सीधी सी बात है। किसान भी राजनीति कर रहे हैं, पंजाब सरकार भी राजनीति कर रही है, अपनी राजनीति के लिए बेचारे किसानों को बेवकूफ बना के जो है बॉर्डर पे बैठा दिया हम्म। कि जाओ जाओ, मोदी के सर पे चढ़ के उत्पात करो। सर खट्टर ने जब सक्सेसफुल, मैंने आपको आज सुबह की एक वीडियो में भी चर्चा की थी कि आज की तारीख में किसानों को शंभू बॉर्डर से इधर रोकने की खट्टर को बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल माइलेज मिली है। और हम्म। पंजाब का शांति प्रिय जनता जो है, जो इन आंदोलनों से, इन धरना प्रदर्शनों से, इन चक्का जामों से तंग आ चुकी है, उसको बड़ा रिलीफ मिला है कि शुक्र है, इनको सख्ती से हैंडल करने वाला कोई तो आया देश में। तो सर खट्टर के तो दोनों हाथों में लड्डू है। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ खट्टर साहब के दोनों हाथों में लड्डू नहीं, बल्कि उनके पॉकेट में भी लड्डू हों, उनकी गाड़ियों में लड्डू के जो है वो पैकेट बंधे हों, उनकी हाँ, फ्लीट उनके तो लड्डू के लड्डू की ट्रक। दुकान खुलवा दी जाए। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि जत्थेबंदियों ने ये समझ लिया कि ये चने की झाड़ पर चढ़ा के और हमको जो है मान साहब ने खट्टर जी की पुलिस से थुरवा दिया, थुरवाया वो तो ठीक है, हमारी बख्तरबंद गाड़ियां, हमारा तोप खाना, हमारी आर्टिलरी जो पीछे से हमको कवर फायर देती, वो लंबे लंबे हाइड्रा और पता नहीं क्या क्या, वो सब जब्त करा लिया। तो आपके हिसाब से गुस्सा जो है मान के खिलाफ है? तो बिल्कुल क्या है। ये माना जाए कि बॉर्डर से 90% जो फौज चली आई है, निकल पड़ी है, वो अब मान साहब की कोठी के सामने जाके हाइड्रा वाइड्रा लेके खड़ी हो जाएगी? क्योंकि जिसके खिलाफ गुस्सा है, तो ये जथेबंदियां, क्योंकि इनकी तो आदत है साल भर सड़क पर रहना या रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक पे बैठे रहना, तो क्या अब ये गुस्सा सीधे मान साहब के खिलाफ निकलेगा? निकल रहा है, निकलेगा नहीं, हम्म। ऑलरेडी निकल रहा है पिछले 6 दिन से। और सोशल मीडिया पे और वैसे मीडिया में मान साहब को दोषी ठहराया जा रहा है।
कि आपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इन बेचारे किसानों को वहां जाके शंभू बॉर्डर पे, अच्छा 19 दिन हो चुके हैं सर, समय कैसे ठीक। बीतता है पता नहीं चलता। किसान बेचारे 19 दिन से बॉर्डरों पे धक्के खा रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए, आप फिर एक बार इमोशनल हो के आपने कह दिया कि किसान बेचारे 19 दिन से वहाँ धक्के खा रहे हैं। 90% आपके ही हिसाब से वहाँ से चले गए हैं। खालिस्तानी जो दिखाई दे रहे थे, तो ये बताइए 90% जो वापस गए हैं, उनमें से कितने जेन्युइन किसान वापस चले गए हैं? और ये जो खालिस्तानी थे, जो हर जैसे कहते हैं ना कि उधार का सिंदूर लेके उससे मांग सजा लेना और सुहागिन बन के घूमना, तो ये किसान आंदोलन का चरित्र हो गया है। कि ये फटाक से कूद पड़ते हैं लहंगा और तमाम चीजें लेके और उसके बाद लहराने लगते हैं। पुराना इससे जो पार्ट 1 वाला आंदोलन था उसको भी इन लोगों ने बदनाम किया, इसको भी बदनाम किया। भगा कौन-कौन है? ये खालिस्तानी भी भाग गए हैं क्या वहाँ से? सर देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हम चाहे कुछ कह लें, हैं तो हमारे देश के ही नागरिक ना, हाँ, ठीक है। हमारे ही अपने भाई बंधु हैं ना। चाहे किसी बहकावे में आके, किसी पॉलिटिकल मोटिव से, चाहे जैसे, सर आप उनसे बात करके देखिए, उनसे मिलिए। वो हमारे बगल वाले ताऊ जी, हमारे चाचा जी ही तो हैं। उन बुजुर्गों से बात करके देखिए। देखिए, यहाँ मैं बड़ा साफ-साफ आपसे कह रहा हूँ। मैं जब खालिस्तानी टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आम सिख पंजाब के और उनके साथ जो अलग से एक आइडेंटिटी क्रिएट है, जो अलग तरीके का झंडा लेके कूद पड़ते हैं, जो अलग तरह के आइकॉनिक हीरोज़ की टी-शर्ट है, उनके पोस्टर लेके कूद पड़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और हमने बाकायदे चर्चाओं में ये कहा है कि सिख और खालिस्तानी ये 2 अलग-अलग आइडेंटिटी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर सिख को हम खालिस्तानी कह रहे हैं और हर खालिस्तानी सिख है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2 अलग-अलग आइडेंटिटी हैं। तो जो मौके का फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं। तो मेरा उन्हीं अलगाववादी एलिमेंट से था कि क्या वो अलगाववादी एलिमेंट्स, अब चूंकि वहां झगड़ा बवाल नहीं हो रहा है या सख्ती से उनको काबू किया जा रहा है, पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हरियाणा से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुल मिला के माहौल बन नहीं पाया, सज नहीं पाई महफिल, तो वो पहले ही भाग खड़े हुए। सर जिसको हम लोग उत्पाती तत्व कहते हैं ना, उसको यहाँ पे इस आंदोलन में खुद ये हमारे जो लीडरशिप है ना, वो भी इनसे परेशान है। और हम्म, इन्होंने उनका नाम दिया है हुड़दंगी। अच्छा। वो कहते हैं, हम्म, सरेआम स्वीकार करते हैं, मंचों से स्वीकार करते हैं, मीडिया के सामने स्वीकार करते हैं कि ये हुड़दंगी जब घुस जाते हैं हमारे आंदोलन में, तो ये हमारे आंदोलन को बदनाम कर देते हैं, हमारे आंदोलन को डिरेल कर देते हैं। और कुछ लोगों ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि वी आर सॉरी टू से कि हम इन उड़दंगियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं, वो जेन्युइन आंदोलन भी होता है, तो पन्नू जैसे तत्व हम्म, अपने हुड़दंगियों को, जिनको कि आप खालिस्तानी बोलते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम अगर अच्छी मंशा से सचमुच अपनी जेन्युइन मांगों के लिए भी अगर कोई बात करें, तो भी उसमें यह पन्नू वाला जो एलिमेंट है ना, जो कनेडियन एलिमेंट है। हम्म, अच्छा सर एक बात बताइए ना, एक आदमी आपके बगल में बैठा है और वह अचानक से जो है हुड़दंगी बन जाएगा, तो मैंने एक सवाल किया था पर उनसे, मैंने कहा एक बात बताइए, 14,000 कुल, ये आईबी की रिपोर्ट थी, आईबी ने बकायदा पत्र लिखा पंजाब सरकार को और पंजाब पुलिस को कि 14,000 प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी इस वक्त शंभू बॉर्डर पे 14,000 हैं। तो क्या 14,000 में अगर 2-4-10 ठो हुड़दंगी होंगे, तब तो 14,000 लोग कंट्रोल कर लेंगे। एक बात बताइए ना, आप उपद्रव करने के लिए एक आंदोलन में घुस जाओ, तो बाकी आंदोलन वाले दू थपड़ा मार के बैठा नहीं देता है, चुप चुप होता चुप है। होता। तो
पर अगर 14,000 में से 8,000 वही होंगे तो उस अपना आपको दो थपड़ा मार के भगा देगा और आंदोलन को आपके हाईजैक कर लेगा। मैं इसी एलिमेंट की बात कर रहा था। तो सर उनका एलिमेंट जो है ना इस वक्त पंजाब में हावी हो जाता है, इनके आंदोलन पे वो एलिमेंट हावी हो जाता है, आंदोलन इनका हाईजैक वो कर लेते हैं। पिछले आंदोलन में मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या था कि किसानों के आंदोलन को इन हुड़दंगियों ने, खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है और ये मूक दर्शक बने बैठे हैं। फिर वो अपना एजेंडा चलाने लगे, इनका एजेंडा पीछे छूट गया। सर वही बात है ना, खर्चा इनका, बिल इनका, पैसा इनका, बैनर इनका, पोस्टर इनका, एजेंडा उनका। नहीं तो क्या ये किसान जथेबंदियां इतनी मासूम हैं कि किसान आंदोलन पार्ट 1 रहा हो, चाहे इस बार का इनका मामला रहा हो, तो क्या ये इतने मासूम है पापा जी लोग कि ऐसा हो जाने देते हैं और ऐसा हो जाता है? सर वो होता क्या है कि वो नोट में बड़ी ताकत होती है ना, वो सब एक बात और बोलते हैं, हमारे पैसे से आंदोलन हो रहा है, फंडिंग उधर से ही आती है, हमारे पैसा से आंदोलन हो रहा है तो हमारा एजेंडा नहीं चलेगा। तो किसान जत्थेबंदी चुप हो जाती है। फिर सर बेचारे किसान कहाँ हुए जो दूसरों के पैसों पर नाचते फिरते हैं? नहीं, आप अच्छा होता क्या है सर, ये तो किसान आगू है ना, प्रदर्शन करने वाला उसमें कुछ जेन्युइन किसान भी होता है। तो सर उन्हीं के पैसों से तो शाम की क्वार्टरें और वो 6-6 महीने का राशन, चखना, मसाज की मशीनें, हैं, ये सब आखिर उसी फंडिंग से ही तो आता है, जिसके चक्कर में ये अबले जिनको आप कह रहे हैं कि बेचारे वो तो 2 टाइम के लंगर और शाम का दारू और चिकना के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इस सब के सेंटर में या कहिए पीछे वो कैनेडियन डॉलर ही तो है, जिसको मैं कनाडा छाप खालिस्तानी बोलता हूँ। तो क्या ये सारे इतने मासूम हैं पापा जी लोग? सर आज की तारीख में तो ना बड़ी बहुत दयनीय स्थिति है, वाकई बेचारगी का आलम है। क्यों? क्योंकि किसान जत्थेबंदियों ने इनको अबैंडन कर दिया, सिर्फ दो ही वो पंधेर और डल्लेवाल बचे हैं, बाकी सब ने उधर वो क्या नाम जो चढ़ूनी है, चढ़ूनी और उधर वो हमारे टिकैत साहब वो भी हल्ला छिड़ी दे रहे हैं पर मौके पे आ नहीं रहे हैं। अभी तक 4 लाख ट्रैक्टर है हालांकि टिकैत साहब के पास, पर उसमें तेल अभी भरा रहा है। अभी तक 4 लाख ट्रैक्टर तेल भराने में टाइम लगता है, तो मजाक नहीं है। 4 लाख ट्रैक्टर तेल भराएगा तो सर समय तो लगेगा, तो अभी उनका तेल भरा रहा है। इधर एक अरे किसान लोग कह रहे हैं कि आज 29 तारीख हो गई, कल से क्या करना है जल्दी बताओ। सर ये बताइए, 4 लाख ट्रैक्टर में तेल भराने में टाइम लगेगा, ठीक है मान लिया, लेकिन तब तक तो ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन में तेल लेने चला जाएगा। तो ऐसी कौन सी तैयारी है सर जो टिकैत जी कर नहीं पा रहे हैं? इतने मतलब सक्षम व्यक्ति हैं, सर बक्कल असल तारते रहते मैं हैं। आपको बताऊं असलियत क्या है। असलियत यह है कि ये किसान आंदोलन ये वाला जो है इसको कांग्रेस ने हम्म, प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया, और भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने फैसिलिटेट किया। ये बात। सर कांग्रेस को लग गया कि अरे यार ये तो उल्टा पड़ गया, उल्टे बांस बरेली हो गया ना। ऊपर से कांग्रेस सर बिजी हो गई अपने राज्यसभा वाले किसान आंदोलन में पिटी, उसके बाद राज्यसभा आंदोलन में पिटी, उसके बाद हिमाचल आंदोलन में पिट गई। तो बेचारी कांग्रेस अपनी ही समस्याओं में इतनी उलझी हुई है, तो वो किसानों के इस आंदोलन को अबेंडन करके भाग गई, कांग्रेस भाग गई। अब गले पड़ गया भगवंत मान साहब के। मतलब ये आंदोलन का कांग्रेस मुक्त आंदोलन हो गया। कांग्रेस अच्छा। छोड़ के भाग गई सर। हाँ हाँ। अब भगवंत मान साहब के गले पड़ा हुआ है। अब वो सब अच्छा उनके लिए, अच्छा वो सब ये, अब अंदर की बात बताऊं, वो सब ये कह रहे हैं कि कोई फेस सेविंग कुछ, कोई एक छोटी मोटी घोषणा। तो इन्होंने कहा कि हम तो 5 साल के लिए 7 फसलों पे एमएसपी दे रहे थे, हम्म, दलहन तिलहन और उस पे सूरजमुखी पे, काहे नहीं मान गए तुम लोग। हम्म, अब केंद्र सरकार कहती है कि अब ठीक है भाई अभी नहीं बतियाएंगे, अभी हम लोग बहुत बिजी हूं।
तो पिछले 1 हफ्ता से केंद्र सरकार का भी कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री नहीं आया। अब होगा क्या कि भगवंत मान साहब हाथ पैर जोड़ेंगे, अरे सर अब एक काम कीजिए, कोनो छोटी-मोटी घोषणा करके इन इन लोग को जो है इज्जत से, हाँ, मतलब आपके जैसे लोग जीने भी तो नहीं देते हैं। अभी वो सब बेचारा अपने घर चला जाएगा तो आप तुरंत जो है वीडियो पे लेके बैठ जाएँगे और लगेंगे आप मेहना मारने, टॉन्ट करने लगेंगे, आप लोग मीम बनाने लगेंगे। तो अब उनको एक सम्मानजनक एग्ज़िट चाहिए और कुछ नहीं। ओए है, क्या से क्या दिन आ गए। अब बताइए, अब एक चीज बताइए, तारीख देख रहे हैं आप? मार्च के पहले हफ्ते में किसी भी समय एक दिन शाम को या किसी भी दिन के समय में इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन तो इनका पहले भी था कि ये पूरा मामला किसान का था ही नहीं, ये कांग्रेस ने मोदी विरोध में आंदोलन खड़ा कराया था, ये राजनीतिक आंदोलन था। इसलिए इसमें किसान जैसी कोई बात भी नहीं हुई और साफ-साफ ये लगता है कि इनके शुरू में अगराहट को देख के, शुरू में चंडीगढ़ में कई मीटिंगें किया केंद्र सरकार ने, उनके 2-2 वरिष्ठ मंत्री गए, सारे अफसर गए, लेकिन जो शुरू में आप कह रहे थे ना कि एकदम भरे बैठे थे कि हाँ, अब तो ये कर देंगे, वह कर देंगे, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। तो अब केंद्र सरकार ने भी ध्यान देना छोड़ दिया है कि भाई तुम आपने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है ना किसान पार्ट 1 में, किसान बिल वापस करा दिया, बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। तो उस जीत को अभी एन्जॉय करो। तो मुझे लगता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार भी बिल्कुल उदासीन हो गई है कि भैया मान जानो, आपका पंजाब जाने, क्योंकि आप पंजाब के ही बॉर्डर पे बैठे हुए, खट्टर जी अपना हरियाणा बचाए हुए हैं और दिल्ली तो तुमसे बहुत दूर है। 1 हफ्ते 10 दिन की बात है, आचार संहिता लग जाएगी, मामला खत्म। जो कुछ होगा 2024 के बाद देखेंगे। तो केंद्र सरकार से क्यों ऐसी कोई उम्मीद की खा के बैठेगी और कहेगी ये पापा जी प्लीज आपके ऊपर बड़ी दया आ रही है, जैसे आज आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं उनके लिए। तो आखिर ये इमोशन केंद्र सरकार से क्यों अपेक्षित है? सर देखिए, केंद्र सरकार तो मैं उसको नहीं कहूँगा, भाजपा इस आंदोलन से विजयी होके बाहर निकली है, क्योंकि भाजपा ने निर्णायक कार्रवाई करके, बड़ी इफेक्टिव कार्रवाई करके इनको शंभू बॉर्डर पर रोक के हरियाणा में भी बड़ा जबरदस्त पोलराइजेशन किया है अपने पक्ष में, और पंजाब में भी। पंजाब में तो बहुत ही जबरदस्त ध्रुवीकरण है इस समय हिंदू पॉलिटिकल फोर्सेस का बीजेपी के पक्ष में। क्यों? क्योंकि आपने इन उपद्रवी तत्वों को पंजाब में ही रोक दिया और घर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब ठीक है। सर वो जब ये सेनाएं रिट्रीट करेंगी तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता है पॉलिटिकली। पॉलिटिकली नहीं, तो तो ये, एक मिनट, किसान आंदोलन था, आप फिर कह रहे हैं कि पॉलिटिकली बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, तो किस पार्टी की पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होगी? ये जो समाजवादी, है, ये सॉरी, तो बिहार आम है आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अच्छा। इट इज एन एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर देम, हम्म। क्योंकि एक वर्ग विशेष जो है असफल होके, हार के बॉर्डर से लौट रहा है आपके चढ़ाने बढ़ाने के कारण। हम्म। आपने जो है हमको गंगा जी कह के गंदे नाले में कुदा दिया, अब हम काला मुंह लेके वापस आ गए हम्म। बदबू मारते हुए। तो जब आप गंदे नाले में कूद के वापस जा रहे हैं तो पब्लिक तो हंसेगी, थोड़ा तो बहुत हंसेगी ना। अरे थोड़ा बहुत क्यों सर, खुल के हंसेगी, खिलखिला के एक महीना हंसेगी। बाद चुनाव, 1 महीना बाद चुनाव है, हम्म। पहले ही चरण में निपट जाना है पंजाब। ठीक बात। अच्छा, फिर आप जो कह रहे हैं कि फेस सेविंग के लिए मान जी हाथ पर जोड़ेंगे सेंटर का, तो आपने ये कहा कि भाजपा लड़ाई जीत गई है, तो ये बताइए भाजपा की केंद्र सरकार जो है फिर काहे को इनको डिमोरलाइज होने से रोकेगी और इनका एम्बरेसमेंट काहे रोकेगी? नहीं नहीं, वो तो चाहे जो शंभू बॉर्डर से लौटना ही अपने आप में एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है, भाजपा एक अनके एक आध दुट मांग मान लेगी। अरे भाई, 7 फसलों पे 5 साल के लिए एमएसपी तो भाजपा, आई मीन केंद्र सरकार के मंत्री मान ही गए थे, वही दोबारा मानते मानने का, ठीक है मान गए, उसी में एक वो तो आध ठो और केंद्र देंगे।
एक आध फसल और जोड़ देगी, 5 साल की जगह 6 साल कर देगी। वो चंडीगढ़ में लिख के दे ही आए हैं, वो कागज तो पड़ा ही होगा जत्थेबंदियों के हाँ, पास। वो उसी पे मान के उसी पे फैसला हो जाएगा। तो अभी भी मतलब उनको केंद्र, अगर देखिए लाठी उन्होंने खाया है भाजपा से, खट्टर सरकार से, जो कि डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की ही सरकार है, ठीक है। लड़ने वो निकले थे भाजपा की ही सरकार से, नरेंद्र मोदी से। अब लाठी भी उन्हीं से खाई, लाठी चलाने भी उन्हीं से निकले थे। कितने खतरनाक नारे थे, वो नारे मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। इंदिरा को मारा है और मोदी को भी करेंगे, क्या क्या नारे थे, वो सब एक्सट्रीम नेगेटिविटी इन्होंने किया। अब ये अपने गाल पर चुम्मा और सहलाहट भी बीजेपी से चाहते हैं, ये समझ में नहीं आई। नहीं, वो तो देखिए, बीजेपी को वो तो करना ही होगा सर। केंद्र नहीं में क्यों, आप बैठे हैं, केंद्र में कर बैठे हैं सर। देखिए न मैं बीजेपी का हूं ना आप बीजेपी के हैं, मैं कहता हूं कि क्यों करना चाहिए बीजेपी को। ओ, बड़प्पन है सर, बड़प्पन, बड़प्पन है। पिता जैसे पिता आप, सरकार तो माँ होती है, केंद्र सरकार देश की माँ है सर। माँ थोड़ी ना बच्चों से नाराज होती है। अच्छा अच्छा, बाय द वे जरा ज्ञानवर्धन करेंगे कि फिर कौन सी सरकारें पिता होती हैं, क्योंकि माँ से ही तो अकेले बच्चों का गुजारा होता नहीं, अस्तित्व तो ही नहीं होता, गुजारा तो छोड़ दीजिए। खट्टर साहब वाली सरकार रोल में थी। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। खट्टर बाबू हो गया। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आती है कि यहाँ पर मतलब सरकार, इसका मतलब उभयलिंगी होती है, कहीं वो माँ हो जाती है, कहीं वो पिता हो जाता कई बार होता है ना, माँ बाप दोनों का फर्ज अदा करता है। है। ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे बाबा जी, आज आपका एक दूसरा चेहरा मैं देख रहा हूँ। आज आप बेचारे किसानों के प्रति जो है, जो बॉर्डर पे असफल एक हारी हुई लड़ाई के साक्षी बन के खड़े हैं, क्योंकि शुरुआत ही आपकी दोषपूर्ण थी। आप किसानी के नाम पर किसानों को वेश में कनाडा छाप और खालिस्तानी देखिए, होने की बदौलत मोदी से लड़ने निकले थे, ये आपकी बेसिक गलती थी। तो आपकी परिणति ऐसी ही होनी थी। सर जब आप किसान के भेष में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन के निकलेंगे, नहीं होगा साहब, ठीक बात तब है, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक तब बात है, बिल्कुल शर्मिंदगी ठीक। होगी, तब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और तब आपके मुंह पे कालिख लगनी ही चाहिए, लगनी है। अच्छा, मुंह पे पर वो कालिख। कालिक सर, पर वो कालिक किसान के मुंह पे नहीं लगती है, वो उस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के मुंह पे लगती है। बिल्कुल, किसान के मुंह पे क्यों कालिख लगेगी सर? किसान तो अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता है, और जब जेन्युइन चीजें मान लेती है सरकार, तो वो प्रसन्न भी हो जाता है। और शायद यही वजह थी कि किसान आंदोलन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, पार्ट 2 में तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, पार्ट 1 में भी कुछ खास इलाकों के किसान ही शामिल थे, और उनमें दखल मंडी माफियाओं और ये जो आड़ती हैं उनका था। तो एक्चुअल किसान के लिए वो किसान बिल था, प्रधानमंत्री ने किन्हीं कारणों से उसको वापस लिया, लेकिन ये सरकार कमिटेड दिखाई देती है। और अगर एक बार जो काम करने को ठान लेती है, आप जीएसटी में ही देखिए 100 से ऊपर अमेंडमेंट किए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने व्यवहारगत एक अच्छी चीज बनानी होती है। तो इसलिए ऐसा करने में नरेंद्र मोदी को कभी कोई उसमें उनको कोई शर्म नहीं आती कि साहब हमने अपने बनाया हुआ नियम 10 बार तोड़ा, 10 बार मरोड़ा। और शायद बहुत सारे बीजेपी के समर्थक और सरकार के समर्थक, जब उन्होंने किसान बिल वापस लिया था तो बहुत ज्यादा नाराज थे। मैंने हम लोगों में से आप भी काफी उग्र हो गए थे उस समय, और कोई भी कन्विंस नहीं था, बिल्कुल कन्विंस नहीं था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये एक्चुअल किसान बिल किसानों के हित के लिए है। तो हमें उम्मीद है कि अब तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी जो कि देखने ही जा रहे हैं, ऑलमोस्ट तय हो गया। मोदी का ग्राफ तो मुझे लगता है कि वो डल्लेवाल साहब ने मोदी का ग्राफ गिराने के चक्कर में मोदी का ग्राफ जो कई गुना रफ्तार से और बढ़ा दिया, तो ये क्रेडिट भी उनको जाएगा। और हमें लगता है कि अब किसान अगली बार कम से कम अगर कोई जेन्युइन लड़ाई लड़ने निकलेंगे, तो ये कनाडा छाप अलगाववादी तत्वों से दूर रहेंगे, इनको काबू में करना सीखेंगे। अगर काबू में नहीं कर पाते हैं तो इनके पैसों पर खेलना बंद करेंगे, और अपने श्रम से खरीदे गए ट्रैक्टर,
अपनी ताकत, अपना पसीना बहाकर अपनी सरकार से अपनी जेन्युइन डिमांड रखेंगे। शायद ये जो एक कलेवर होगा किसान आंदोलन का, जो कभी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में हम लोग देखा करते थे, ये जब बात याद है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आने वाले भविष्य में भी इन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स का किसान आंदोलन का रास्ता आपने इस बार बंद कर दिया है। बिल्कुल सर, और हाँ, जिस तरीके से किसान के रूप भारतीय में पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। और मुझे याद है मुजफ्फरनगर में मेरे पिताजी सरकारी सेवक थे, आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और मुझे महेंद्र सिंह टिकैत जी को अपने किशोरपन में देखने का मौका मिला। क्या सिंप्लिसिटी थी साहब, क्या सिंप्लिसिटी थी, और केवल किसानों के बारे में सोचना। ये अलग बात है कि राकेश टिकैत आज किसी और रास्ते पे हैं। आपने बिल्कुल सही मेरी बात को पकड़ा कि आपने रीजनेबल और जेन्युइन किसान आंदोलनों का भविष्य मार दिया है इस देश में। यह ठीक उसी तरह हुआ है जैसे इस देश में नई राजनीति के आंदोलनों की हत्या कर दिया अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने। अब इस देश में अगले 30, 40, 50 साल तक कोई नया पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सबके हाथ जल चुके हैं आम आदमी पार्टी जैसी अराजकतावादी पार्टियों से। बाबा जी, किसान अपडेट पे हम लोगों ने एक बात करी, और अब देखते हैं कि जो 90% तो निकल गए हैं, 10% कब निकलेंगे, किस तरीके से। अब हम भी आपसे इतने देर बात करने के बाद आप इतना ज्यादा आपने मतलब सिंपैथी उनके प्रति दिखाई, और मैं भी अब कहने लगा हूं कि थोड़ी सी सेफ फेसिंग जैसा कोई फार्मूला वाकई इनको मिल जाना चाहिए, और फिर ये अपने अपने घर जाए, और 2024 के चुनाव में देखें मोदी का ग्राफ तो बहरहाल बढ़ ही गया। बाबा जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये बातचीत आपको कैसे लगी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम।